Welcome to you all students. Today in this first video conferencing session, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के आप लोग प्रथम बैच हैं पीएचडी कोर्स के लिए। तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि पीएचडी कोर्स जो कराया जाता है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि पहले ऐसा कोई कोर्स नहीं हुआ करता था। बिहार में 2013 में यह इंट्रोड्यूस हुआ है, नया पीएचडी का जो रेगुलेशंस है। उससे पहले अपने मन से लोग जैसा होता था अपने गाइड के डायरेक्शन में करते थे, लेकिन अब 6 महीने का ये कोर्स वर्क दिया गया। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है जो आपको इसको करना होगा। इसके मेरे समझ से 7 पैरामीटर्स हैं, 7 कंपोनेंट्स हैं इसके, जिसके आधार पर आपको अपने कोर्स वर्क की तैयारी करनी होगी। और फ्यूचर में जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अर्थात आपको ट्रेंड किया जा रहा है कोर्स वर्क के माध्यम से कि हाउ टू टेक अप ए रिसर्च। तो इसका पहला कंपोनेंट जो है वो है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, हाउ टू इन्वेस्टिगेट ए पर्टिकुलर टॉपिक, द एरिया एंड व्हाट टू इन्वेस्टिगेट। आप क्या करना चाहेंगे, क्या दिमाग में है, क्या हाइपोथेसिस बनाना चाहते हैं, उसको अपने माइंड से इन्वेस्टिगेट करके आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं, मैं ये एस्पेक्ट इसका देखा हूं और इस पर मैं हमको करना चाहिए। इसलिए प्रायर टू सिलेक्शन ऑफ योर टॉपिक यू मस्ट इन्वेस्टिगेट, चाहे मटेरियल्स जहां मिले या जो भी एस्पेक्ट्स इसके होते हैं उसको देखने के बाद आपको तय करना होगा कि हमको अमुक विषय पर में अपना सिनॉप्सिस तैयार करना है। दूसरा इसका एस्पेक्ट है इवैल्यूएशन। वो खुद आपको करना है कि हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं टॉपिक को, उसका मूल्यांकन कीजिए कि ये कहां तक रेलिवेंट है सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल के लिए, स्टेट के लिए, कंट्री के लिए, और ओवरऑल इसका रेलिवेंस पर आपको अपने से इवैल्यूएशन करके टॉपिक सजेस्ट कर एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने गाइड को या एडवाइजर को बताना चाहिए। एक्चुअली होता है क्या कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो और कुछ नहीं पूछेगा, ये पूछा जाता है कि आपका पीएचडी का रिसर्च सब्जेक्ट क्या था, और उसी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछली बार जो हम लोगों ने गेस्ट फैकल्टी की बहाली की पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, तो मैंने देखा कि पीएचडी स्टूडेंट सब कुछ अपने सब्जेक्ट के बारे में, जो टॉपिक है उनका, उसके बारे में उनको ज्यादा ज्ञान था ही नहीं। क्या मेथड्स है, मेथोडोलॉजी क्या है, अप्रोचेज क्या है, वो कुछ नहीं बता सके। इसलिए जो नेट क्वालिफाइड थे मैक्सिमम उन्हीं लोगों को चांस मिला। तो इसलिए इवेलुएट करना होगा कि द टॉपिक व्हिच यू आर गोइंग टू सेलेक्ट, हाउ फार इट इज गोइंग टू सर्व द सोसाइटी, द इंडिविजुअल, द स्टेट और द नेशन। क्या रेलिवेंस इसका। तीसरा एस्पेक्ट है, पहला है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा हुआ इवेल्युएशन, और तीसरा है रीजनिंग। ये आपको अपने विवेक से ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन के बाद, इवेल्युएशन के बाद, अपने विवेक से आपको अपने रिसर्च सब्जेक्ट के बारे में एक निर्णय ले लेना पड़ेगा बाय योर ओन रीजनिंग कि नो, दिस इज गुड टॉपिक एंड आई शैल प्रोसीड ऑन दिस टॉपिक। तो ये रीजनिंग इसका तीसरा एस्पेक्ट होता है कोर्स वर्क के सिग्निफिकेंस के बारे में मैं बोल रहा हूं। इसका चौथा एस्पेक्ट होता है कंप्रीहेंशन, कि जब आप देखेंगे कि बहुत सारा एक इशू है जिस पर बहुत रिसर्च हो चुका है, आप जिस एस्पेक्ट पर, उसी विषय पर करना चाहते हैं वो भी बहुत ब्रॉड है, तो आपको कंप्रीहेंड करना पड़ेगा
कि मेरा हाइपोथेसिस ये है और मुझे इस रूप में आगे बढ़ करके करना है। आगे जो साइड में जो बातें हैं उसको दरकिनार करते हुए डायरेक्ट हमको अपने टॉपिक से अपने विचार को जोड़ना है। दैट इज कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंड करना होगा, और ये नहीं कि लिथार्जिक वे में इधर उधर सबको जोड़ करके लिख रहे हैं, वो अच्छा थीसिस नहीं माना जाता है। इसलिए कंप्रीहेंशन एक एस्पेक्ट होता है जो आपको देखना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल दूंगा बाद में। इसका पांचवा एस्पेक्ट होता है एनालिसिस। नाउ यू स्टार्ट कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा। देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑन द टॉपिक। बहुत सारी समस्याएं से जुड़ी हुई यह टॉपिक है, उसमें आप एनालाइज कीजिए कि जो आपका हाइपोथेसिस है उस हाइपोथेसिस के अनुकूल विश्लेषण करिए कि हमको इस एस्पेक्ट पर में लेकर के आगे बढ़ना है। ये आपका अपना एनालिसिस होना चाहिए। तो ये पांचवा एस्पेक्ट है। छठा है राइटिंग। हाउ डू यू राइट। राइटिंग में जब आप लिखते हैं तो उसमें देखना पड़ता है कि आप जब आगे बढ़ते हैं लिखते लिखते तो किसी के बात को आप कोट करना चाहते हैं, तो उनके बातों को किस तरह कोट किया जाए। उसमें होता है कि जैसे एक्स को आपने कोट किया, तो आप जिस बात को कोट किए उसके बगल में ब्रैकेट में एक्स, और जो उनका है 2000 ईस्वी में कोई पुस्तक है या लेख है किसी जर्नल में, तो 2000 लिख दिए। लेकिन रेफरेंस जब चैप्टर का अंत होता है, जब अंत होता है चैप्टर, तो रेफरेंस में 1 2 3 4 करके लिखना पड़ेगा आपको, और उसी में क्लियर हो जाता है कि आपने जिसको कोट किया है उसको आपने रेफर कर दिया है। तो ये आपको राइटिंग, इंट्रोडक्शन होगा, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर एंड सिक्स्थ चैप्टर। जनरली 6 चैप्टर्स का थीसिस मोटा मोटी होता है। उसके बाद बिब्लियोग्राफी होता है। शुरू में एक्नॉलेजमेंट होता है, जो आपको किसने मदद किया, किस लाइब्रेरी को कंसल्ट किए। तो ये राइटिंग पैटर्न है थीसिस लिखने का। और लास्ट इसका पैरामीटर्स है एडिटिंग। आप देखेंगे कि जब आप रफ स्केच में लिखेंगे तो बहुत सारे चीजों को आपको छांटना पड़ता है, ये मेरे हिसाब से रिलीवेंट नहीं, ये इसको हम दरकिनार कर देते हैं, इसको ओमिट कर देते हैं। और फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा जो अपना विजन है, जो हम में क्लैरिटी है अपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में, उन्हीं एस्पेक्ट को लेकर के बाकी चीज को एडिट कर देते हैं। और फिर उसके बाद है प्रूफ रीडिंग। बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, कभी इसको कट करके वहां जोड़ना है, कभी वो गलत जगह प्लेस हो गया उसको उठा के ठीक करना है, स्पेलिंग मिस्टेक देखना है, ये एडिटिंग होता है, सॉरी ये होता है प्रूफ रीडिंग। और लास्ट में हाउ डू यू डिजाइन योर थीसिस, कैसे आप डिजाइन करते हैं उसको। राइट फ्रॉम योर बिगिनिंग टू योर हाइपोथेसिस, वो डिजाइन करना होता है। जो थीसिस और अंत में थीसिस जब शेप में छपता है, बनता है, तो उसका डिजाइनिंग होता है। कैसे लिखा जाता है, गाइड का नाम कहाँ रहेगा, आपका नाम कहाँ रहेगा, यूनिवर्सिटी का नाम कहाँ रहेगा, फिर इस तरह से उसको डिजाइनिंग किया जाता है। तो ये 7 पैरामीटर्स फॉर इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि आपके कोर्स वर्क के करने का यही उद्देश्य मुख्य रूप से होता है, जिसमें ये 7 पैरामीटर्स 8 पैरामीटर्स हैं, इसको आपको ध्यान देना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज टॉपिक सिलेक्शन। जनरली आज तक हम लोगों ने देखा है कि बहुत रेलिवेंट टॉपिक लोग नहीं सेलेक्ट करते हैं। नतीजा होता है कि उनके थीसिस का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। इसलिए सोशल साइंस में हो या साइंस में हो या लिटरेचर में हो, उसको उसका रेलिवेंस कंटेम्पोररी जो समय है, इस काल में उसका रेलिवेंस है, उसी टॉपिक को करना चाहिए। और ये नहीं कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए वीमेन एम्पावरमेंट, सब उसी पर लिख रहा है, ये सरकार ने कानून बनाया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और फिर जो है सो
पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वुमेन का सब्जुगेशन हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है, सबऑर्डिनेशन हो रहा है। मोस्टली थीसिस अभी तक जो लिखे गए इसी एस्पेक्ट को टच करते हैं, लेकिन वो नहीं, आपको रेलिवेंट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कि ठीक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में वीमेन को काफी सब्जुगेशन और सबऑर्डिनेशन फेस करना पड़ता है, राइट। लेकिन 73-74 संशोधन जो हुआ संविधान में, उसके बाद एक दैट वाज रिवॉल्यूशनरी अमेंडमेंट, और महिलाओं को जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसमें 30% रिजर्वेशन दे दिया गया। जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जो पावर स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, उसमें उनको 30% गवर्नमेंट ने दिया। ये बहुत नोवेल आइडिया था। उसको बाद में क्रेडिट गोज टू नीतीश कुमार कि इन्होंने कहा कि नहीं, बिहार में 50% हम देंगे, और उन्होंने दिया। और इनका देखा देखी सेंट्रल ने भी सब स्टेट के लिए कहा कि 50% कर दो। अब नाउ द क्वेश्चन, मैं जो कहना चाहता हूं, जो वो एस्पेक्ट अब देखिए, अगर संपूर्ण देश का ग्राम पंचायत को आप देख लीजिए पूरे इंडिया में, तो 84,000 अंदाजा मुझे लगता है कि ग्राम पंचायत है। एक ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य, सरपंच, मुखिया लेकर के 10 आदमी मोटे तौर पर मान लें, तो उसमें से 5 महिला है। तो 5 अगर महिला है तो ये लगभग 84 गुना 10 जितना होता है, उसका 50% पूरे देश में महिला है। लेकिन हो क्या रहा है कि ग्रामीण व्यवस्था में महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं का शोषण, महिलाओं के साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डॉरी के लिए वायलेंस होता है, सब चीज हो रहा है। लेकिन हर पंचायत में वो जो 5 महिला है वो इसके लिए आवाज नहीं उठाती है। दिस इज पॉइंट ऑफ रिसर्च। गवर्नमेंट ने तो आप दे दिया, संविधान में व्यवस्था कर दिया, और लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है। आप कहेंगे कि वहां पेट्रियार्कल सोसाइटी है और पेट्रियार्की के कारण उसके घर के जो मर्द हैं, पुरुष हैं, वही लोग डिसीजन लेते हैं। व्हाई दिस इज पॉइंट ऑफ रिसर्च। क्यों? अगर ऐसा होगा तब तो ये तो कभी बदलेगा ही नहीं समाज। हम लोग जानते हैं कि फ्रांस का क्रांति से पूरा लोकतंत्र आ गया, राजतंत्र खत्म हो गया, अमेरिकन इंडिपेंडेंस वगैरह 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 वगैरह, हमारा आजादी। लेकिन कहीं तो आपको जागना पड़ेगा, और जब तक आप, जो एकेडमिया है, वो रिसर्च करके इस बात को नहीं बताएगा कि गवर्नमेंट शुड टेक दीज मेथड्स, कि जिससे कि वीमेन अपने पावर को एक्सरसाइज करे और उनके जो पेट्रियार्कल फैमिली है उसका होल्ड उस पर नहीं रहे, ये रिसर्च का विषय। इसको हम लोगों को खोजना दें। 50% इज टू मच। और तब भी जो 2 तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो अभी तक वर्टिकल विश्लेषण हुआ है महिलाओं का, कुछ मुट्ठी भर महिलाओं के बातों को लेकर के हम लोग कर लें। हॉरिजॉन्टल, भारत गांव का देश है, क्षितिज पर जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण व्यवस्था में है, इसीलिए दिया गया था 50% पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो पंचायती राज के। लेकिन तब भी महिलाओं के अगेंस्ट में वायलेंस हो रहा है, डेथ हो रहा है, डाइन करके कह के मारा जा रहा है, बाल कटा के घुमाया जा रहा है, स्ट्रिपिंग हो रहा है। लेकिन किसी भी गांव में ग्राम पंचायत का अगर 10 मेंबर्स है पॉलिटिकल और पावर स्ट्रक्चर पर, 5 महिला है, वो नहीं रुक पा रहा है। ये इशू है रिसर्च का। इस तरह का रिसर्च आपको करना चाहिए, जो आपका रेलिवेंस, आपकी किताब छप जाएगी, आपका आर्टिकल छप जाएगा, आपका 2 आर्टिकल आपके पीएचडी वर्क से छपाना है, इसका रेलिवेंस को खोजना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा एरिया ऐसा है जो अनटच्ड है, हम लोग बस बना बनाया हुआ मॉडल को पकड़ करके कोई टॉपिक ले लेते हैं, और फिर उसके बारे में हम लोग बस मटेरियल जहां तहां से खोज करके उसको कंपाइल करके थीसिस, उससे कोई पर्पस नहीं सर्व होता है। ऐसा ऐसा एरिया है। जैसे मान लीजिए, छोटा सा उदाहरण देता हूं, गांव में हटिया लगता है,
डिफरेंट ब्लॉक्स के डिफरेंट पंचायत में हटिया लगता है। हम लोग देखते हैं कि हटिया, लेकिन दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी एज वेल। अब जैसे कि इकोनॉमिक्स का वो बार्टर सिस्टम आज भी वहां देखिएगा, गांव का आदमी किसान जाता है, पटुआ का ही बेचता है, पैसा लेता है, वहीं पर शॉपिंग करता है और घर आ जाता है। पॉलिटिक्स के मतलब में ये है कि बहुत सारे पंचायत उस हटिया में होते हैं। पॉलिटिक्स का ये विषय ये है कि बहुत सारा जो राजनीतिक गुटबाजी होती है वो हटिया में जाकर के लोग बैठते हैं, करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नक्सल एरिया है वहां जो हटिया होता है वो नक्सल आइडियोलॉजी को कैरी करता है नक्सलाइट तक। इसी तरह ये सोशियोलॉजी का भी स्टडी है कि बहुत सारे शादी विवाह का तय तमन्ना वहां पर होता है। बहुत सारे ऐसा है कि वहां पर जैसे गांव के मुखिया हैं, सरपंच हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, देखिएगा क्रॉस कर रहा है, लेकिन वो हटिया में आधा घंटा जरूर जा करके सबसे मिलेगा, उससे पूछताछ करेगा। तो ऐसे ऐसे चीज को खोज करके लाना है। फॉर एग्जाम्पल और मैं देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये पूर्णिया डिवीजन है, इसमें आलू की खेती, केला की खेती, टमाटर की खेती, मखाना की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कोढ़ा और फलका का बेल्ट जो है वो इस मामले में बहुत रिच है। समस्तीपुर के बाद अगर देखिएगा और बिहार शरीफ के बाद तो कोढ़ा फलका का बेल्ट। लेकिन यहाँ कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है, जिसके कारण यहाँ का मकई साउथ इंडिया जाता है और फिर वहां से सामान बन करके मार्केट में आता है और हम लोग उसको खरीदते हैं कॉर्नफ्लेक्स के रूप में और अन्य सारे जो है प्रोसेसिंग करके वो लोग भेजते हैं। ये इशू है कि यहाँ के फार्मर्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल अर्निंग्स के लिए क्या होना चाहिए, जबकि मकई हो या ये सब का पैदावार ज्यादा होता है। ऐसे ऐसे टॉपिक को आप खोजेंगे तो आपके टॉपिक का, ये साइंस का भी विषय है, ये सोशल साइंस का भी विषय है, और ऐसे थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट रूप में देखा जाएगा। कटिहार में या किशनगंज में पहले जूट का बहुत बड़ा बड़ा मिल था, सब बंद हो गया। दिस इज द क्वेश्चन। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया में और फॉरबिसगंज में जो आटा का जो मिल था, आपको पता होना चाहिए, जब आप देखेंगे गजट इन जिला का, तो कटिहार का जो फ्लोर मिल है उसका उसका आटा जो है हांगकांग और सिंगापुर जाता था आज से 80-90 साल पहले, लेकिन वो सब मिल बंद हो गया। इसको खोज करके ऊपर लाने की जरूरत है हम लोगों के लिए। बनबनखी चीनी मिल बंद है, सकरी चीनी मिल बंद है, रैयाम चीनी मिल बंद है, चकिया चीनी मिल बंद है। आपको पता है कि गंगा से उत्तर ईख की पैदावार बहुत ज्यादा एक जमाने में होती थी, लेकिन और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का नाम आता था, और ये सब सारे चीनी मिल बहुत इंपॉर्टेंट चीनी मिल माने जाते थे, लेकिन सब बंद हो गया। हजारों हजार मजदूर रोड पर आ गए, भीख मांगने लगे। इसके बारे में रिसर्च करके सरकार को बताना है। जो आपका रिसर्च, जो पॉलिसी मेकर्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो 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 रिसर्चर है, उसके लिए यूजफुल होना चाहिए। ये आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसलिए मैं एग्जाम्पल देके इसको बताया कि आपका रिसर्च और आपका थीसिस और आपका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम बताना चाहते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। आप देखेंगे, किताब को उल्टाएंगे तो किताब के हर चैप्टर के अंत में रेफरेंस रहता है और किताब के लास्ट में बिब्लियोग्राफी रहता है। यही चीज हम लोग थीसिस में भी करते हैं। क्या अंतर होता है? रेफरेंस वो चीज है जिसको हम लोगों ने कोट किया है, तो उस किताब का नाम हम लिखते हैं या उस जर्नल का नाम लिखते हैं, राइटर का नाम लिखते हैं, क्योंकि उनके विचारों को मैंने कोट किया और उनके विचार कहीं ना कहीं मेरे भी विचार से मिल रहे हैं, इसलिए रेफरेंस देते हैं उसका। बिब्लियोग्राफी क्या है? बिब्लियोग्राफी जो लास्ट में हम लोग देते हैं,
तो वो है जो ओवर लिटरेचर सिनॉप्सिस का होता है। उसमें देखा जाता है कि उन सारे बुक्स एंड आर्टिकल्स में भी इन बातों को रखा गया है, भले ही इस सब्जेक्ट मैटर पर उनका दृष्टिकोण अलग है, मेरा दृष्टिकोण अलग है, उनका अप्रोच अलग है, मेरा अप्रोच अलग है, इनको भी ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि उसको आप देखेंगे कि उससे भी आप कुछ उनको कोट नहीं करते हैं, लेकिन उनका आइडियाज जो दिया हुआ है भले ही आपके विषय के अगेंस्ट में हो, लेकिन उसको हम पढ़ करके उसका लिखते हैं। बिब्लियोग्राफी में वैसे बुक्स को देते हैं, इसीलिए रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में जनरली कंफ्यूजन रहता है। तो यही अंतर होता है कि रेफरेंस वो सारे बुक्स एंड आर्टिकल्स हैं जिसको हमने कोट किया है, बिब्लियोग्राफी वो सारे हैं कि इसी विषय पर में बहुत वर्क हुआ है, हमारा जो एंगल है उस हिसाब से नहीं हुआ है, फिर भी हम उसको पढ़ के उनके विचार को देख करके अपने बात को बनाए हैं या अपने रीजनिंग से उसको किए हैं, इसीलिए उन सारे बुक्स को बिब्लियोग्राफी में रखा जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी ब्रॉडर सब्जेक्ट है, मेथड्स उसके अंदर में आता है। मेथड्स बहुत डिपेंड करता है आपके टॉपिक पर कि किस टॉपिक पर में क्या मेथड्स हमको लगाना है। मेथड्स में टूल्स है, टेक्निक्स है, इंटरव्यू है, सर्वे है, क्वेश्चनेयर है, ये सारे चीज दीज आर दी मेथड्स। जैसे दो, एक तो डिस्क्रिप्टिव मेथड था जो जनरली थीसिस वाले लिखते रहे, अब नाउ इट इज एम्पिरिकल मेथड, अगर आप सब्जेक्ट वैसा चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लियर करना चाहता हूं, इसीलिए एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए कि मनरेगा स्कीम भारत सरकार का चल रहा है, गांव गांव में चल रहा है, और उसको आप दो तरह से कर सकते हैं अपना अध्ययन रिसर्च। एक तो है कि सरकारी डॉक्यूमेंट ले लीजिए, मुखिया से पूछ लीजिए, जो 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 सब टारगेट था, जो पुल पुलिया रोड, उसको देख लीजिए, हाँ लिख दीजिए जो ये सब रुपया, इतना रुपया सैंक्शन हुआ इस पुल के लिए, ये पुल इतना दिन में बनना था, बन गया, और फिर जो है सो सारा चीज आप ओके कर दिए, तो दैट इज नॉट ए गुड थीसिस, वो उससे आप सच्चाई तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए नाउ यू हैव टू अप्लाई एम्पिरिकल मेथड। क्या करेंगे उसमें? तो उसमें हम करेंगे कि ठीक है, वो एस्पेक्ट हम ले लेंगे कि कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ, कैसे कैसे डिसीजन हुआ, क्या क्या उसमें काम करना था, ये सारा सरकारी दस्तावेज। और माना जाए कि 10 लाख रुपया का था, तो 10 लाख का हिसाब बना के सरकार ने दे दिया। उसमें बनना था कि इतना सीमेंट, इतना बालू वगैरह वगैरह, जो भी सब कुछ करके कागज पर बन गया। अब नौ, अगर आप सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको उस पंचायत के लोगों के बीच सैंपल बनाना होगा। कुछ धनी लोगों का 5 आदमी का, कुछ बहुत गरीब आदमी का 5 का, कुछ वैसे मजदूर का जो उस स्कीम में काम किया, कुछ वैसे पॉलिटिकल फ्रेंकी जो होते हैं, जो 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 उसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं सब एलिट, वो जो एमएलए या प्रशासन के बीच में और गांव वालों से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति आपको हर गांव में मिलेगा, ऐसे 5 आदमी को लिए। अब उसको अगर आप प्रश्न करते हैं कि गवर्नमेंट का कहना है कि 10 लाख सैंक्शन हुआ, इतना किलोमीटर था, हमने क्वालिटी के एक रोड का निर्माण कर दिया, सब कुछ ठीक है, आपका क्या कहना है? वो जो ओपिनियन देगा आपको, दैट इज द पॉइंट, उसको आपको गैदर करना है। वो डिफरेंट सैंपलिंग करके 5-5 आदमी का अलग अलग क्वेश्चन आप करेंगे, हर आदमी से जवाब मिलेगा, तब आप उसको देख लो उस ग्राम पंचायत में धनी की कितनी जनसंख्या है, गरीबों की कितनी जनसंख्या है, नौजवानों की कितनी जनसंख्या, जो जो आपने मॉडल बनाया है, सैंपल बनाया, उसको मल्टीप्लाई करके एक निष्कर्ष पर आप पहुंचे। तो अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के तरह 100% करेक्ट नहीं होंगे, तो इतना जरूर है कि आप 95 प्लस करेक्शन रियलिटी के नजदीक आप पहुंच जाएंगे। दिस इज एम्पिरिकल मेथड, उसके लिए वही सब है
इंटरव्यू है, सर्वे है, क्वेश्चनेयर है, ये मेथड्स हुए। मेथोडोलॉजी क्या है? जो मेथड्स के माध्यम से जो मटेरियल रिसर्चर के पास आ जाता है उसका प्रोसेसिंग करना, वो हमारे यूज के लिए जितना सारा गैदर किया गया है उसमें जितना हमारे थीसिस या मेरे हाइपोथेसिस के अनुकूल बात है उसको हम गैदर करते हैं, उसको प्रिसाइज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और अपने हिसाब से अपना जो हमारा उद्देश्य है कि हमको इस ढंग से अपने है जरूरी नहीं है कि जो आप हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं वो करेक्ट ही हो जाए, माइंड इट, लेकिन आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। जैसे जैसे मान लीजिए कि साइंस में है कि नहीं पता नहीं, हाँ ऐसा होगा, विज्ञान में भी होगा। जैसे प्लेटो एक विद्वान है, अब वो प्लेटो को कोई कहता है कि उसकी किताब द फाइनेस्ट ट्रीटाइज, दूसरा उसको कहता है ही वाज द फर्स्ट फासिस्ट। सी द डिफरेंस, सी द कॉन्ट्रडिक्शंस। तो ये जरूरी नहीं है कि हम जिस चीज हाइपोथेसिस को बनाया वो हाइपोथेसिस हमारा सारे शोध के बाद सही रूप में आ जाए, कि कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो ये मेथोडोलॉजी होता है, मेथोडोलॉजी इज ए ब्रॉडर सब्जेक्ट, मेथड्स कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ मेथोडोलॉजी। तो ये 3-4 एस्पेक्ट मैंने बताया आप लोगों को, और इसको ध्यान में रख के पहला तो ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कीजिए। आप लोगों ने फेलोशिप में जो अप्लाई किया है, बहुत लोग वही घिसा पिटा टॉपिक को अप्लाई करेंगे, ये नहीं हो करके इसको थोड़ा सा करना चाहिए। आपको 15 तारीख तक का समय भी दिया गया, उसमें आप और थोड़ा उसको रेलिवेंट बनाइए, सो दैट इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट, जो उसको भविष्य में उसका रेलिवेंस कुछ रहे और हम लोग उसको आगे जाके पब्लिश करावें उस थीसिस को। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का, मैं एग्जांपल देता हूँ, अनटचेबिलिटी पर किया मेरे अंदर, छुआछूत पर, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में छुआछूत पर। आपको ताजुब होगा, थोड़ा रिगरस वर्क था, लेकिन उस किताब को छपाने के लिए, थीसिस को छपाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसको 50,000 रुपया दिया। क्यों? हम लोगों ने उसको भेजा, उसके एक्सपर्ट ने उसका स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसको 50,000 रुपया दिया। थीसिस छपी और कई कॉपी गवर्नमेंट के पास भी गई। तो मेरा यही आप लोगों से सजेशन है, आपको सजेशन है कि टॉपिक रेलिवेंट रखिए, जो आगे आपको नौकरी वगैरह किसी भी चीज में कहीं दिक्कत नहीं होगी, सो दैट कि जैसे आपका जो भी व्यक्ति होंगे एक्सपर्ट समझेंगे कि नो, इसका वर्क जो है बहुत अच्छा है। वर्क के पर होता है कि आप स्पेशलाइज हो गए उस वर्क पर। ये मेरा इतना कहना था। नेक्स्ट अगर हमको मिलेगा चांस तो मैं, हेलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।